चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एडिशन पढ़ लिया, अब बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन जैसे ही होता है, यानी इट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन वन ऑफ देम। यानी अगर हमें गिवन है दो वेक्टर और उन दो वेक्टर को हमें आपस में माइनस करना है, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। यानी वेक्टर ए में हम माइनस वेक्टर बी को अगर ऐड कर दें तो क्या हो गया भाई? सब्ट्रैक्शन हो गया। यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन वन ऑफ देम। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में भी आपको दो वेक्टर दिख रहे होंगे, वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो वेक्टर p एंड वेक्टर q दो वेक्टर आपको दिखे। तो यहाँ पे दो वेक्टर हैं, वेक्टर p एंड वेक्टर q, और हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि वेक्टर p माइनस वेक्टर q करना है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या? वेक्टर p प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर q। मतलब देखिए हमने यहाँ पे इसके डायरेक्शन को क्या कर रखा है, ये वेक्टर p है, इधर वेक्टर q हो गया। अब हमने वेक्टर q के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो वेक्टर q क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब वेक्टर p और माइनस वेक्टर q के बीच में एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। अब इस वेक्टर को यहाँ से उठा के हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और जब ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यही होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। यानी ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेक्टर p माइनस वेक्टर q। बट हमने किया क्या है? वेक्टर p प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर q, यानी वेक्टर p में हमने माइनस वेक्टर q को ऐड कर दिया है। अब ऐड किया है इसलिए एडिशन का फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो एडिशन का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब देखिए जब एंगल लिखना हुआ तो हम वेक्टर p और माइनस q वेक्टर के बीच में जो एंगल है, और कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा, तो वो एंगल लिख देंगे हम यहाँ पे 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा। तो ये हो गया भाई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया ना cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। अब अगर चाहिए हमें डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल दिख रहा है आपको इतना सा, ये एंगल, इस एंगल की बात करनी है हमको। तो इसके लिए देखिए हम आपको दूसरा फिगर बना के दिखाते हैं। यानी इधर क्या बना हुआ है? वेक्टर p, इस डायरेक्शन में क्या है? वेक्टर q, दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। अब हमने इस q की डायरेक्शन को ऐसे रिवर्स किया तो ये हो गया माइनस q। इस माइनस q को हमने p के हेड से ड्रॉ किया और ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इतनी सी ये जो साइड है, ये इतनी सी साइड हो जाएगी q cos थीटा, और इस साइड को हम कहेंगे q sin थीटा।
अब देखिए जो रिजल्टेंट है वो P के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो यहाँ जब हम लिखते हैं भाई tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होना चाहिए भाई, Q sin थीटा अपॉन में, अब इतनी सी ये जो साइड बचेगी ये क्या हो जाएगी, कहेंगे P माइनस क्यू कॉस थीटा। तो इसी साइड को यहाँ पे लिख दिया हमने P माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर P। क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर P। तो इस तरीके से डायरेक्शन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात हम लोग कर चुके, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, या थोड़ा सा और इसी को एक्सप्लेन करते हैं। यानी इधर की तरफ क्या है, वेक्टर P, इधर क्या बना रखा है हमने, वेक्टर Q, एंगल इसका हो गया थीटा। सपोज हम यहाँ कैलकुलेट करते वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, यानी इसके लिए हमें क्या करना होता है, वेक्टर Q में ऐड करते हैं हम माइनस वेक्टर P को, और नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करना, यानी डायरेक्शन रिवर्स करते तो ये हो गया था माइनस P। अब इस माइनस P को अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें और फिर इन्हें आपस में ऐसे ज्वाइन कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिख रहे होते तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, वही cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यानी वंस अगेन हमें मैग्नीट्यूड मिला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। यानी चाहे हम वेक्टर P माइनस वेक्टर Q करें या वेक्टर Q माइनस वेक्टर P करें, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बट डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट होगी। यहाँ पे हमने देखा Q माइनस P इस डायरेक्शन में है, थोड़ी देर पहले हमने किया था P माइनस Q, तो इस डायरेक्शन में मिली थी हमको P माइनस Q, और इस डायरेक्शन में अब क्या मिल रहा है, Q माइनस P। तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन के फार्मूले भी एग्जैक्टली सेम इसी फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे जैसे अभी आपने लिखा था। अब चलिए वेक्टर सबट्रैक्शन का कुछ यूज कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, यानी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। तो क्या करेंगे भाई, तो अभी अभी हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा था भाई, कि जो मैग्नीट्यूड होगा a माइनस बी का क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये दोनों इक्वल है तो इक्वल कर दो भाई, इक्वल करेंगे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब भाई इसको उधर लेके जाओ, इनको इधर लेके आओ, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab cos थीटा। 0 इज इक्वल हो गया 4ab cos थीटा, 4ab इज नॉट 0, तो 0 क्या होगा फिर cos थीटा 0, और थीटा क्या होगा 90 डिग्री। समझिए भाई,
यानी 4ab इज नॉट जीरो, देन जीरो क्या होगा cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, इट मीन्स एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। आगे देखते हैं हम लोग, इतना क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन लिखते हैं, चले क्वेश्चन क्या है भाई, पेज तो खाली रखा नहीं मैंने, अब ये क्या आ गया भाई। चलिए अच्छा बात करते हैं रिजोल्यूशन की, उसके बाद में फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग का पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने का मतलब है कि हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में आपको एक वेक्टर दिख रहा होगा क्यू। अब ये जो ये दिख रहा है ना एफ लिखा हुआ है वेक्टर एफ, तो इस एफ का कुछ इफेक्ट होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और कुछ इफेक्ट होगा इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग। यानी ये जो बना हुआ है यहाँ पे दूसरा फिगर बनाते हैं, तो ये अगर हम इसको ध्यान से देखें कि ये हो गया भाई वेक्टर ए, इधर क्या है एक्स एक्सिस और इधर क्या लिखी हुई है वाई एक्सिस। अब हम अगर ए के हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक ऐसे कर दिया, तो ये जो इतनी सी डिस्टेंस में दिख रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको हम क्या कहेंगे आर एक्स, और इधर जो दिख रही है इसको हमने क्या कह दिया भाई, अच्छा वेक्टर ए है तो ये क्या हो गया ए एक्स और ये हो जाएगा ए वाई। एक्स जो हमको दिख रहा है ना एक्स को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। अब बात आ गई कि कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ, तो कंपोनेंट का मतलब होता है भाई प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर हम इसको ऐसे अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं इफेक्ट, यानी वेक्टर ए का कितना इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है या कितना इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, उसे को हम लोग क्या कहते हैं एक्स कंपोनेंट, और कितना इफेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग है इसको हम क्या कहेंगे वाई कंपोनेंट। यानी ये जो ए वाई है वो क्या है कहेंगे, ये भी हो जाएगा भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y एक्सिस, और इसी कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along y एक्सिस या इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए along y एक्सिस, यानी वेक्टर ए का कितना इफेक्ट y एक्सिस के along होगा, ये हो गया ए वाई। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इतनी सी बात क्लियर है तो फिर हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये जो हमने अभी लिखा ax और ay, अब ये ax और ay तब तक स्केलर होंगे जब तक इनके सामने हम i कैप या j कैप से इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि अभी हमने शायद स्टार्टिंग में बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस ax के सामने हमें i कैप लिखना होगा और ay के सामने हमें j कैप लिखना होगा। तो ax किधर दिख रहा है हमको, देखो x एक्सिस के लॉन्ग, ay किधर दिख रहा है हमको y एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे अगर ज्वाइन कर दें तो यही हो गया वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होगा तो वेक्टर ए क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या लिखते हैं फिर हम अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और डायरेक्शन अगर हमें बतानी हो तो यह एंगल हमने लिख दिया अल्फा। अब डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, tan अल्फा निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन में हमने लिखा भाई यहाँ tan अल्फा क्या होगा ay/ax, अल्फा कहाँ से बन रहा है कहेंगे फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से अगर हमें डायरेक्शन बतानी है
तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन यहाँ बतानी होती वाई एक्सिस से, आप डायरेक्शन लिख रहे होते डायरेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, तो अब आपको देखिए वाई एक्सिस से एंगल ढूंढना पड़ेगा, और वाई एक्सिस से एंगल क्या हो गया, ये बीटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिर tan बीटा, और tan बीटा क्या होता है, ax अपॉन ay। यानी जब भी हमें कोई वेक्टर दिखेगा हम उसको इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे तो हमें दो कंपोनेंट मिले, एक x कंपोनेंट, दूसरा y कंपोनेंट। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इन कंपोनेंट को हमें i कैप, j कैप, k कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या बन जाएगा, वेक्टर। अब x एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, ax, y एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, ay। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो जो वेक्टर है हमारा वो इन दोनों का डायगोनल हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज होगा। इस हाइपोटेन्यूज यानी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करेंगे, और इस वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए फिर हमें लिखना पड़ा, देखो tan अल्फा हमने क्या लिखा, ay अपॉन ax। कहां से डायरेक्शन मिली हमको, x एक्सिस से। अब y एक्सिस से अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो यही एंगल है बीटा। अब ये बीटा है तो ये बीटा ही होगा, तो tan बीटा कैलकुलेट किया हमने, क्या मिला, ax अपॉन ay। तो ये डायरेक्शन होगी फ्रॉम y एक्सिस, और ये जो डायरेक्शन लिखी है फ्रॉम x एक्सिस, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और ये है वेक्टर फॉर्म। और इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है भाई, अब इतनी बात क्लियर हो गई तो इसे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हमने एक वेक्टर बनाया, x एक्सिस इधर बना दी, y एक्सिस, और ये हो गया वेक्टर। और ये एंगल हमें पहले से पता है कि ये एंगल है थीटा। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये मिलता हमको ax, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये हो गया था ay। अब ये अगर हम लिखे यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, हो गया था ax अपॉन ay। cos थीटा ax अपॉन a हो गया, समझ गए भाई। तो ये ax अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, a cos थीटा। अब अगर हम यहाँ sin थीटा लिखें तो sin थीटा क्या होगा, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ay अपॉन a। ay की वैल्यू क्या होगी, a sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसको अगर नोट करें तो ये हो गया a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। यानी इस तरीके से हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख डाला। अब अगर फिर से देखो, यहाँ पे अगर मान लो फिर से एक वेक्टर गिवन है, ये गिवन है हमको भाई वेक्टर है, लेकिन अब की बार इसका एंगल ये गिवन है थीटा। अब यहाँ अगर हम कंपोनेंट लिखते तो ये कंपोनेंट क्या हो गया था, ax, इधर कंपोनेंट ay। इस तरीके से हमने रिजॉल्व कर लिया। अब अगर यहाँ लिखें cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, बेस हो गया ay अपॉन a, यानी ay कितना मिला हमें, a cos थीटा। ऐसे ही अगर हम sin थीटा यहाँ कैलकुलेट करें तो sin थीटा क्या हो जाएगा भाई, sin थीटा तो ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइड कितनी है, ax अपॉन a, तो ax कितना मिल गया इस बार हमको, a sin थीटा। इसको भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते तो वेक्टर इज इक्वल हो गया था a sin थीटा i कैप प्लस a cos थीटा j कैप। मतलब रिजॉल्व तो हम कर लेंगे आराम से, इसको लिख भी लेंगे, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि x एक्सिस वाला कंपोनेंट हमेशा cos कंपोनेंट होगा, y एक्सिस वाला कंपोनेंट हमारा sin कंपोनेंट होगा, तो ये गलत बात है। यानी cos कंपोनेंट किधर होगा, कहेंगे जिस साइड में एंगल होगा, एंगल साइड कंपोनेंट इज ऑलवेज cos कंपोनेंट। यहाँ x एक्सिस से एंगल थीटा है तो x कंपोनेंट क्या हो गया cos, यहाँ y एंगल से थीटा है, y एक्सिस से एंगल थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया
cos कंपोनेंट हो गया, यानी एंगल साइड कंपोनेंट इज ऑलवेज cos कंपोनेंट एंड विदाउट एंगल साइड कंपोनेंट इज sin कंपोनेंट। तो उसके बेस पे यहाँ जो ये फिगर बना हुआ है x एक्सिस एंगल थीटा है, तो f का इधर कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है f cos थीटा, और ये एंगल क्या हो गया f sin थीटा, और ये फोर्स वेक्टर हो गया। अब इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड कीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन चाहिए आपको। अब इतने से एंगल को अगर आप कह लें अल्फा, तो यहाँ tan अल्फा क्या हो जाएगा, फिर वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस एंगल को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो tan बीटा। अब इसके सामने ये साइड मिल गई ना, क्या हो गया fx अपॉन fy। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन बताएंगे, कहां से, x और y एक्सिस से, और ये तरीका होता है वेक्टर को रिजॉल्व करने का। रिजॉल्व का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इनटू इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब बताया मैंने प्रोजेक्शन या इफेक्ट होता है। ठीक है भाई, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 डायमेंशनल वेक्टर बना हुआ है। 3 डायमेंशनल वेक्टर का मतलब यानी यहाँ जो वेक्टर है वो x एक्सिस पे भी उसका इफेक्ट है और y एक्सिस के लॉन्ग भी उसका इफेक्ट है। मतलब यहाँ पे देखो ये ज्यादा अच्छा है, ये बनाया हमने एक, देखिए रूम टाइप का यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब ये इसका देखिए इनर कॉर्नर है और ये क्या है, बाहर वाला कॉर्नर। इनको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये इसका क्या हो गया, डायगोनल, जिसे हम कहेंगे वेक्टर। तो ये हो गया भाई वेक्टर। अब इस वेक्टर का एक कंपोनेंट तो भाई इधर होगा, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इधर क्या होगी भाई y एक्सिस, और इधर क्या होगी z एक्सिस। अब इस वेक्टर आर को अगर हम रिजॉल्व करें तो वेक्टर आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, और इस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे, आर एक्स। अब देखिए अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये z एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, आर जेड हो गया। और ऊपर की तरफ ऐसे अगर मूव करके पहुंच जाए तो ये क्या हो गया, आर वाई। यानी एक सीधा सा ये रूम टाइप का दिख रहा है भाई। तो x एक्सिस के अलोंग जो इसकी लेंथ है वो x एक्सिस के, विड्थ किधर चली गई, y z एक्सिस के अलोंग, और हाइट पे क्या बना रखा है हमने, y एक्सिस। तो यहाँ rx ry और rz क्या होंगे, ये होंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r along x axis, y axis and z axis। तो वेक्टर r अगर हम यहाँ पे लिखते तो ये हो गया था rx i कैप, rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप। ये हो गया था भाई वेक्टर। अब अगर हम बात करें कि ये x कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो अभी अभी हम लोगों ने कहा था एंगल साइड कंपोनेंट इज ऑलवेज cos कंपोनेंट एंड विदाउट एंगल साइड कंपोनेंट इज sin कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि वेक्टर r, इफ वेक्टर r makes an angle alpha from x axis, beta from y axis and gamma from z axis, यानी ये x एक्सिस से कितना एंगल हो गया, अल्फा, y एक्सिस से कितना एंगल है, बीटा, और z एक्सिस से एंगल कितना हो गया, गामा। यानी if vector r makes an angle, ये लिखा हमने, if vector r makes an angle alpha from x axis, beta from y axis and gamma from z axis, तो एंगल साइड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, cos कंपोनेंट। इस बेस पे हम यहाँ पे लिख सकते थे कि जो rx है वो होना चाहिए r cos अल्फा।
इसी बेस पे अगर हम बात करें कि आर वाई कितना होगा, तो कहेंगे फिर आर वाई होना चाहिए आर कॉस बीटा, और आर जेड कितना होना चाहिए, तो ये होता फिर आर कॉस गामा, बिकॉज अल्फा बीटा क्या है, एंगल है जो वेक्टर आर बना रहा होगा एक्स वाई और जेड एक्सिस से, और एंगल साइड कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, इसलिए हमने एक्स कंपोनेंट को क्या लिखा, आर कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट को क्या लिखा हमने, आर कॉस बीटा, और जेड कंपोनेंट को हमने लिख डाला आर कॉस गामा, बिकॉज एंगल साइड कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट। तो इस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। ऐसे हम लोग इनके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं ये इंडिपेंडेंट एंगल होते हैं, इनका आपस में किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही इंडिपेंडेंट एंगल होते हैं। अब इनका आपस में जो रिलेशन है, आपस में इन्हें कैसे रिलेट करें, इस रिलेशन को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं इसे, डायरेक्शन कोसाइन। तो आप देखते हैं भाई कि ये कितनी बात क्लियर हो गई भाई। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए डायरेक्शन कोसाइन की, तो अभी हमने लिखा भाई कॉस अल्फा, कॉस अल्फा लिख दिया हमने। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, आर एक्स अपॉन आर। कॉस बीटा कितना होगा, कहेंगे आर वाई अपॉन आर। कॉस गामा कितना होगा, आर जेड अपॉन आर। ठीक है भाई। तो यहां पे अगर हम लिखें, क्या लिखें भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो इसे लिखना होगा हमको आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे। अब अल्फा बीटा गामा को अगर रिलेट करने की बात है, तो फिर हमने लिखा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस कर दिया हमने कॉस स्क्वायर बीटा, फिर किया प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये होना चाहिए आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा था तो ये होना चाहिए आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा था तो ये होना चाहिए आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ध्यान से देखें तो इनका एलसीएम क्या हो गया, आर स्क्वायर, ऊपर होता आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। यानी इसको अगर हम स्क्वायर करें दोनों तरफ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू लिखी है इसका मतलब क्या है, 1। तो यहाँ से सीधे सीधे फॉर्मूला मिल गया हमको कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। इसमें से अगर हमें अल्फा बीटा पता है तो हम गामा निकाल लेंगे, बीटा गामा पता है तो अल्फा निकाल लेंगे। यानी कोई भी दो एंगल अगर हमें मालूम है तो तीसरा एंगल हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर की थी कहानी। अब आगे देखते हैं भाई, इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने कह दिया भाई वेक्टर ए, 3 डायमेंशनल वेक्टर ए गिवन एज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और यहाँ कह दिया गया फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम x, y and z axis. Find magnitude and direction from x, y and z axis. तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड के लिए तो हमें करना होता अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स की जगह पे क्या लिखते, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया भाई √50 हो गया। यानी और अच्छा लिखें तो ये हो गया 5√2। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5√2। अब डायरेक्शन लिखने थे तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस अल्फा।
cos अल्फा क्या होता, x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड यानी 3/5√2। डायरेक्शन अगर हम लिखें y एक्सिस से cos बीटा, तो y एक्सिस से एंगल बीटा है तो क्या लिखा cos बीटा। cos बीटा क्या होना चाहिए, y कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया 4/5√2। और अगर हम डायरेक्शन ये कहां से हो गया, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस। यहाँ जो हमने लिखा डायरेक्शन कहां से है, फ्रॉम x एक्सिस। अब अगर हम डायरेक्शन लिखें cos गामा, तो ये होना चाहिए भाई वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी ये z कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, तो हो गया 5/5√2 यानी 1/√2 आ गया। ये डायरेक्शन कहां से हो गई, फ्रॉम z एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा मिले, ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है, यानी cos अल्फा की वैल्यू है 3/5√2, cos बीटा की वैल्यू है 4/5√2 और cos गामा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री, यानी cos गामा से गामा कितना मिल गया 45 डिग्री। तो ये तीनों ही जो एंगल होंगे, जो भी 3 डायमेंशनल वेक्टर होंगे, वो x और y z तीनों एक्सिस से इंडिपेंडेंट एंगल बनाते हैं और इन एंगल को कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो हमें cos बीटा मालूम होता, cos अल्फा मालूम होता, तो हम अपने फॉर्मूले में लिखते cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा में, और cos गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है भाई, कितना क्लियर हो गया, आगे देखते हैं फिर। यानी अभी हमने क्या लिखा था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos बीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और cos गामा को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये सॉल्व होके मिलेगा हमको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो इस फार्मूले को भी हम लोग अल्फा बीटा और गामा को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, तो ये था डायरेक्शन कोसाइन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप थोड़ी पार्ट पे कंसंट्रेट करो। आगे देखिए लिखा है P इज इक्वल टू I कैप प्लस 4J कैप माइनस 5K कैप, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ P। और दूसरा क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर P, यानी वेक्टर P इज गिवन। वेक्टर P क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है। अब ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें देखिए P का चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड P का क्या होता है, अंडर रूट px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। तो px की वैल्यू कितनी है 2, स्क्वायर कर दो भाई, y की वैल्यू कितनी है 4, स्क्वायर कर डालो, और ये हो गई 5, इसे भी स्क्वायर कर दो। तो फिर यहाँ पे हो गया भाई 4 प्लस 16 प्लस 25, यानी 20 और 25 कितना हो गया 45। तो ये तो हो गया वेक्टर P का मैग्नीट्यूड। अब नंबर आया डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन कोसाइन यानी cos अल्फा। cos अल्फा क्या होता है, x कंपोनेंट हो गया 2 अपॉन मैग्नीट्यूड, ये हो गया रूट 45। कहां से हो गई डायरेक्शन, कहेंगे फ्रॉम x एक्सिस। cos बीटा कैलकुलेट करेंगे, cos बीटा यानी y कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया 4 अपॉन रूट 45, और ये कहां से डायरेक्शन हो गई, लिखते फ्रॉम y एक्सिस। फिर हमने लिखा है यहाँ पे cos गामा। cos गामा में ये कंपोनेंट हो गया भाई 5 अपॉन में क्या लिख दिया रूट 45, तो ये डायरेक्शन हो गई फ्रॉम z एक्सिस। यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा और गामा हमने लिखा, ये क्या है, कहेंगे ये है एंगल मेड बाय वेक्टर P फ्रॉम x
वाई एंड जेड एक्सिस, यानी यहाँ जो एक्स वाई और जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहे हैं ये वो एंगल है। तो इस तरीके से हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करेंगे। इतना क्लियर हो गया।